हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 सेल बायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाएंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको आज ये पढ़ाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और इसका फंक्शन क्या है। तो बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम लिखना होगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 2 मेम्ब्रेन नजर आएंगे, 2 मेम्ब्रेन्स। ये सबसे पहली बात हमें याद रखनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। ये आप कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये आपका पहला आउटर मेम्ब्रेन हुआ। तो दिस इज, हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ है, उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। मिसाल के तौर पर इस तरह से अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन की तरह इस तरह से शेप में नहीं है, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया हुआ है, इनवर्ड फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से नीचे की तरफ उसने अपने आप को फोल्ड करके एक फोल्डिंग बनाया हुआ होता है। फिर यहाँ से अपने आप को नीचे की तरफ फोल्ड करके फिर मूव करते हैं। अच्छा, फिर ये नीचे फोल्ड करके इनवर्ड फोल्ड करके मूव करते हैं। इस तरह से ये जो दूसरा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये अपने आप को फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से फोल्ड करके मूव करता हुआ आखिरकार ये आपके पास मिल जाते हैं। तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग फोल्ड की शक्ल में लिखते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल ये सेल मेम्ब्रेन की तरह है। आम जो आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, ये बिल्कुल उसकी तरह है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कोई शक नहीं कि उसमें भी लिपिड्स हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से कंपोजिशन के एतबार से बहुत ज़्यादा डिफर है। किस तरह? क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आएंगी जो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एंजाइम नज़र आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में डिस्कशन की है। आप जाके सेलुलर रेस्पिरेशन वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये एनर्जी जनरेट करने का एक सिस्टम है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपकी आसानी के लिए लिख दूं कि यहाँ पर जो है एंजाइम है, और एंजाइम के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे प्रोटीन या लिपिड्स इस तरह से तरतीब से पड़े हुए हैं इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। कुछ प्रोटीन हैं, लिपिड्स बड़े तरतीब से पड़े हुए, उनकी तरतीब को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, ये इसका मतलब ये है कि इस चेन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन सफ़र करेगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, फिर तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करेगा तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाएगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ये एनर्जी हमारे पास किस शक्ल में होगी, ATP की शक्ल में होगी।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल है और एनर्जी को पकड़ने का एक पैकेट है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जब भी सेल को ज़रूरत पड़े तो वो इस एटीपी से एनर्जी लेते हैं। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्रेडिट देंगे कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी जनरेट करना है, इसीलिए इसका नाम एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनल हमने लिखा है। और बाज़ बुक्स में इसको पावर हाउस का नाम भी इसको दिया हुआ होता है, पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करते हैं और पूरे सेल को चला रहा होता है। देखो सेल के अंदर जिस तरह फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं, कोई भी मजदूर बगैर तनख्वाह के काम नहीं करेगा। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स, सबको खर्चा चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देगा? ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसको एनर्जी देगा। अब हम थोड़ा सा और भी आपको आखिर में बताएंगे इसके फंक्शन के। चलें, ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हैं, जो अंदर की तरफ जो फोल्ड्स है, इस फोल्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोल्ड को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टा। ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टा, इस फोल्ड का नाम है ये क्रिस्टा। बहुत सारे फोल्ड्स हैं और इन फोल्ड के ऊपर आपको छोटे से माचिस की तिली की तरह का स्ट्रक्चर्स नजर आएगा। माचिस की तिली की तरह का स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? स्ट्रक्चर का नाम है F1 पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। अब इस F1 पार्टिकल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है ATP सिंथेज एंजाइम होता है और इस एंजाइम की मदद से हमारे लिए ATP भी बन जाता है। यहाँ पर भी आप ATP बना सकते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है F1 पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर ATP सिंथेज वाले एंजाइम होते हैं। तो ये एक न्यू डिस्कवरी है जो हमारे पास आ गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस आ रहा है, दिस स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम उसको कहते हैं। और दूसरा स्पेस भी है, वो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हमने नाम दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस स्पेस को कहते हैं। और स्पेस के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। डीएनए के साथ साथ आपको यहां पर राइबोसोम भी मिलेगा, राइबोसोम भी आपको मिलेंगे। और पता है यहां का जो राइबोसोम है वो 55S है। मतलब हम तो राइबोसोम 70S का होता है, 80S का होता है, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम है वो 55S का है। ये राइबोसोम का होना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, देखो हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है, लेकिन आज हमें राइबोसोम कहाँ पे मिला? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिला। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा करेंगे, ये कहेंगे कि राइबोसोम की मौजूदगी हमें ये बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन भी बन सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसके लिए इधर एक और लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, यानी ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। ये तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये जिक्र मौजूद है, लेकिन मैंने एक और बुक में ये भी देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सारा का सारा प्रोटीन नहीं बना सकता जो इसको चाहिए। ये अपनी ज़रूरत के प्रोटीन का सिर्फ 10% प्रोटीन खुद से अंदर बना सकते हैं, फिर भी इसको कुछ प्रोटीन चाहिए जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बना के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मुकम्मल तौर पर जो है ऑटोनोमस नहीं है, ये जुज़वी तौर पर ऑटोनोमस है, पार्शियली ऑटोनोमस है।
अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ। आपने देखा सारा माइटोकॉन्ड्रिया आपने देख किया भाई, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है, अंदर जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से अपने को फोल्ड किया हुआ है और उस मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स मौजूद है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, डीएनए है, राइबोसोम है, सब कुछ हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ। इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन के लिए एक तो आप ये कह सकते हैं कि एक आधे घंटे का और लेक्चर हो भी चाहिए, लेकिन हम बहुत ही शॉर्टकट में इसका फंक्शन आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो है एनर्जी को बनाना, एनर्जी को जनरेट करना। तो वो किस तरह से करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत ही मशहूर किस्म का रिएक्शंस होते हैं जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से। और यहां पर क्या होता है कि हमारे पास मेनली ग्लूकोज इंटर होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो फैटी एसिड भी आएगा, लिपिड्स भी आएगा, लेकिन शॉर्टकट में ग्लूकोज अंदर दाखिल होगा। ये जो ग्लूकोज है ये कई स्टेजेस से गुजरकर, जिसका हमने नाम दिया सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। आप टाइप करें, आपको पूरा टॉपिक नजर आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो ग्लूकोज मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आखिरकार ग्लूकोज से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये ग्लूकोज की तोड़फोड़ हो जाएगी। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको कई स्टेप्स में इसकी तोड़फोड़ होती जाएगी। लास्ट में इसे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में इसको तोड़ दिया जाएगा। और ग्लूकोज के अंदर जो शोख इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के अंदर है और जो हाइड्रोजन है, उनको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन को भी निकाल देंगे। जब आप किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहेंगे या किसी चीज़ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, उसको केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है जब उसकी तोड़फोड़ होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हम साथ साथ निकाल लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, ये हम लोग दे देते हैं किस चीज़ को? एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NAD+, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक मॉलिक्यूल है और ये खुद बेचारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं। इसको देने से क्या होगा कि इससे बन जाएगा NADH बन जाएगा। अब ये देखो, ये इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड नाम दूंगा, ऑक्सीडाइज्ड, और ये किस शक्ल में आ गया? रिड्यूस्ड हो गया। ये NADH जो है, ये जो NADH है, अब आपको पता चल गया कि NADH के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्लस इधर हाइड्रोजन भी है। ये NADH अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसके हवाले करेगा? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये NADH क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देगा, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी एटीपी की शक्ल में। तो हम लोग शॉर्टकट में आपके लिए बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर एटीपी बन जाएगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खुद कहाँ पर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है। क्या करते हैं? NADH को कैच करते हैं, वैसे FADH को भी कैच करते हैं। तो NADH को जब ये कैच करते हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को निकाल कर क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, और NADH वापस NAD+ बन जाएगा। तो ये सारा का सारा कमाल ग्लूकोज का है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत ही मशहूर केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। जिसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की जो डिटेल है वो भी आपको मेरे एक वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। क्रेब्स साइकिल
में ग्लूकोज भी इंटर हो सकता है, फैटी एसिड भी इंटर हो सकता है, और ये कमाल का साइकिल है। और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चीज़ों की तोड़फोड़ भी होती है और साथ साथ चीज़ों की बनावट भी होती है, चीज़ें बनती भी हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इसके साथ ही आपको सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन सारा बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।